अच्छा, आप द वॉलंटियर सोसाइटी के फाउंडर भी हैं, सीईओ भी हैं, तो मुझे ये बताएं कि आपने वॉलंटियर सोसाइटी बनाने का क्यों आपके अंदर क्यों ख्याल आया? फाउंडेशंस, एनजीओज 8-8, 10-10 साल चली जाती हैं, लेकिन वो उस एक ही चीज़ को फॉलो कर रही होती है और मैं वो एक एक चीज़ करके थक चुका था। इस वजह से मैंने अपनी फाउंडेशन बनाई। अच्छा, आपका एक प्रोजेक्ट है जिसका है विंड ऑफ शटरिंग द साइलेंस। ये प्रोजेक्ट क्या है और आपने ये इनिशिएटिव क्यों लिया? That is about sex education in Pakistan. That is about the good touch and bad touch, to tell the community what is the difference between good touch and bad touch. उनको चाइल्ड अब्यूज से बचाना विंड ऑफ शटरिंग द साइलेंस का मकसद था। ओल्ड एज होम बनाने का भी आपने जो है ना ये प्रोजेक्ट भी आपने लॉन्च किया हुआ है। मुझे ये समझ नहीं आई कि देखें, ओल्ड एज होम हमारी अगर देखा जाए इस्लाम में इस चीज़ को, तो इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मैं नॉर्मल रूटीन में जब कोई छोड़ने आता है ना, मैं यकीन करें उसको कब्र से भी डराता हूँ, अल्लाह का डर भी उसको बताता हूँ, मैं माशरे के अंदर भी बताता हूँ कि तुमसे गंदा तरीन इंसान कोई नहीं है जो ये तुम हरकत कर रहे हो। तो ये फंडिंग कहाँ से आ रही है? पाकिस्तान से आ रही है, पाकिस्तान से बाहर से फंडिंग आ रही है? आप कैसे इसको यूटिलाइज कर रहे हैं? कैसे आप इस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं? सर, फंडिंग का तो एक सिंपल सा जवाब मैं आपको देता हूँ कि हमारी ओवरसीज फंडिंग भी है। पाकिस्तान के अंदर हमारी बड़ी अच्छी कम्युनिटी है जो डोनेट करती है, जो भी आती है हमारे व्हाट्सएप स्टेटस से, फेसबुक से, और लोग अच्छा डोनेट करते हैं और इसी वजह से हम अच्छा काम करते हैं। अगर कल कोई साल के बाद अगर कोई आपके ऊपर क्लेम कर देता है कि मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल, वैसे एग्जाम्पल के मैंने आपको $1000 सेंड किए थे, तो मुझे उसका ऑडिट चाहिए, तो ये $1000 के अंदर तो 8-10 IT लैब्स बन जाती हैं। मैं उसी के नाम से वो सारी IT लैब्स बना दूंगा। $1000 आप पैसे की तरफ ना जाएं। आप ये देखें कि आप अगर अभी मुझे कहते हैं ना कि ये 10,000 दिया है तो आप जाएं ओल्ड होम में खाना खिला दें, ठीक है जी, तो मैं आपको वो बिल भी भेज सकता हूँ, जिनको खाना खिलाया जा रहा है वो लोग भी आपको मैं दिखा सकता हूँ, जो पैसे बचेंगे मैं आपको वो भी बता सकता हूँ। जो फ्लड में आप लोगों ने काम किया, कोई ऐसा लॉन्ग टर्म काम भी है कि जो देखें जिन लोगों के घर बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, उसके ऊपर कोई आपकी पॉलिसी या आपके ऊपर कुछ सोच रहे हैं कि हम कैसे? हमने 2 दफ़ा अनाउंस किया था। एक कंपनी थी हमारे साथ, उन्होंने कहा था कि इस दफ़ा पाकिस्तान इंडिया को हराएगा तो हम आपको 15 घरों की डोनेशन देंगे। मैंने वीडियो बनाई, पाकिस्तान फिर हार गया। ठीक है। पाकिस्तान के अंदर जैसे ही आपने प्रोजेक्ट्स गिनवाए, तो आपने अपना एक गोल सेट किया होगा कि मैं यहाँ तक पहुँचना चाहता हूँ, तो आपके माइंड में क्या एक चीज़ है कि जो आप चाहते हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ? देखिए, लॉन्ग टर्म के अंदर तो मैं फ्यूचर में कि जब मेरे अंदर इतनी एनर्जी ना हो ना कि मैं ट्रैवल ना कर पाऊँ, तो मैं एक कम्युनिटी सेंटर बनाना चाहता हूँ जहाँ पर मदरसा भी हो, जहाँ पर IT सेंटर भी हो, जहाँ पर ओल्ड होम भी हो, जहाँ पर ऑर्फनेज भी हो और जहाँ पे स्कूल भी हो। आपकी कोई मेंबरशिप की कोई फ़ी भी है? कोई पैसे नहीं। कोर टीम की कोई फ़ी? कोई पैसे नहीं। अच्छा, कोई पैसे नहीं? कोई पैसे नहीं है, हमारी कोई फीस नहीं है। समाज चैनल, आवाज़ वो जो आप सुनना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं समाज चैनल। मैं हूं आपका होस्ट हमजा सलीम। आज मेरे साथ एक अहम शख्सियत मौजूद हैं जो इस वक्त पाकिस्तान का एक पॉजिटिव रुख दिखाते हुए और उसके साथ ऐसे लोगों की आवाज़ बन रहे हैं और ऐसे लोगों का सहारा बन रहे हैं जो इस वक्त बहुत बेघर हैं, बेतनहा हैं, और इस वक्त ऐसे लोगों के लिए ये काम कर रहे हैं कि जहाँ पे कोई बंदा भी नहीं पहुँच सकता, और ऐसे नौजवान हैं जो पाकिस्तान के लिए खिदमत का जज्बा रखते हुए पाकिस्तान को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो वो चेंज है जो पॉलिटिकल चीज़ों से है, एक वो चेंज जो मिडिल क्लास लोग, जो तबका जो जिनके पास कोई जा नहीं सकता, जो वो हमारे साथ नौजवान मौजूद हैं जिनके पास अपनी एक पूरी एक सोसाइटी है, अपने पूरे पाकिस्तान के नौजवानों को इकट्ठा करके उनके लिए ये काम कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त महर शहरियार साहब। थैंक यू सर, आपने अपना वक्त दिया, कीमती वक्त दिया, और आपने हमें ज्वाइन किया यहाँ पे। आपका बहुत बहुत समाज चैनल में आपको बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपका शुक्रिया, आपने बुलाया, और इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। महर शहरियार भाई, हमने देखा कि आपने फ्लड के दौरान में बहुत ज़्यादा काम किया, हमने उससे पहले भी हम आपको देखते हैं, लेकिन आपके अंदर लोगों की खिदमत का जज्बा ये कैसे पैदा हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मेरा इनिशियल था ना, वो तो मैंने 2016-2017 में स्टार्ट कर लिया था अपनी कॉलेज लाइफ में, ठीक है। लेकिन जो असल फील्ड के अंदर हम लोगों ने प्रैक्टिकली इसको स्टार्ट किया, या जो मुझे पता कि रियल टाइम में एक्टिविज़म है क्या, या जिससे लोगों को मैं फ़ायदा कैसे कर सकता हूँ। पहले हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स करते होते थे, 2017 की अगर बात कर लें, या जब मैं सुपीरियर कॉलेज की अगर मैं बात कर लूँ उस टाइम पे। लेकिन उसके बाद जैसे ही मैं शिफ्ट हुआ इधर इस्लामाबाद में, तो मैंने एक दस्तरखान को ज्वाइन किया था। एक छोटी सी एक्टिविटी थी रमज़ान की, वहाँ पर हम गए, हमने कुछ लोगों को खाना शाना खिलाया अफ्तारी के टाइम पे। तो वो मेरा मैं 10 रोज़े पहले भी रखे हुए थे घर। हम लोग अफ्तारी, हॉस्टल के अंदर अफ्तारी, दोस्तों के साथ अफ्तारी, होटल्स के ऊपर जाकर, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के ऊपर जाकर बैठकर।
लेकिन जो सुकून, जो खुशी, जो दिली इत्मीनान मुझे उस दस्तरखान पे उन लोगों को अफ्तारी करवाते हुआ हुआ ना, वो मुझे पिछली पूरी ज़िंदगी में कभी महसूस नहीं हुआ था। ना रोज़े की अफ्तारी का इतना सुरूर महसूस हुआ था। तो वहाँ से एक इंसान के अंदर बात आती है ना कि ये कुछ है कि अगर आप अल्लाह की ज़ात का काम, जो अल्लाह ने देखे ना, हम सब का ज़िम्मा हुआ है रिज़्क़ का, लेकिन कुछ काम उन्होंने इंसानों के दिल में भी रखे हुए हैं कि आप भी कोशिश कर सकते हैं अफलाह के लिए, मेरे लोगों की तकलीफ़ दूर कर सकते हैं। जो अल्लाह के लोगों की तकलीफ़ दूर करता है, फिर उसके कामों का ज़िम्मा अल्लाह की ज़ात खुद ले लेती है। तो ये मेरा टर्निंग पॉइंट था NGOs के अंदर आने का, फाउंडेशंस को ज्वाइन करने का, सोशल एक्टिविज़म के अंदर आने का, सोशल वर्किंग करने का। उस एक अफ्तार दस्तरखान से मैंने तब्दीली ली। मैं हर जगह बताता होता हूँ, जवाद भाई हैं, जवाद भाई ने मुझे बुलाया था, मेरा दोस्त है चांद, हम दोनों मिलकर गए थे उस दस्तरखान के ऊपर। इस्लामाबाद के अंदर वो दस्तरखान लगा हुआ था और वहाँ से फिर मैंने ये स्टार्ट किया। अच्छा, आप द वॉलंटियर सोसाइटी के फाउंडर भी हैं, CEO भी हैं, तो मुझे ये बताएं कि आपने वॉलंटियर सोसाइटी बनाने का आपके अंदर क्यों ख्याल आया? देखिए, इसके अलावा तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी काम कर रही हैं, बहुत सारी बड़े लेवल के ऊपर भी काम कर रही हैं, छोटे लेवल के ऊपर काम कर रही हैं। आपके अंदर ये ख्याल क्यों आया कि मैं एक अपनी जो है ना एक वॉलंटियर NGO बनाता हूँ? देखिए, 2021 तक मैंने वॉलंटियरली ही काम किया है। जो मैंने पीछे 5 साल सीखा है वो मैं आगे 5 साल में सिखा रहा हूँ। सही, ठीक है। एक तो ये इसका जवाब है। दूसरी बात ये है कि मुझे ज़रूरत इस वजह से भी पेश आई कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैं करना चाह रहा था लेकिन लिमिटेशन थी, फिर एजेंडेज थे, फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं कुछ फाउंडेशंस के अंदर जिनका मैं पार्ट रहा, वहाँ पे मैं वो नहीं कर सकता था। आपको मैं सिंपल सी बात है कि मैं पाकिस्तान के अंदर जब मेरा वर्किंग स्टाइल ना, ये मैं भी कहता हूँ, मुझे लोग भी कहते हैं, बाकियों से मुख्तलिफ है, क्योंकि मैं उन चीज़ों के ऊपर हाथ डालता हूँ जिनको लंबा लेकर चलना पड़ता होता है। एक दिन में उनका रिजल्ट नहीं आता होता। एग्जैक्टली, ठीक है। 80 to 90% फाउंडेशंस ना एक्टिविटीज़ के ऊपर चल रही होती है, वो एक्टिविटी एग्जीक्यूट करती हैं जी, बस ख़त्म। उनको नहीं पता होता कि जो हमने किया है इससे हमने बोया क्या है, इससे हमें मिलेगा क्या। जैसे मेरे प्रोजेक्ट्स थे TVS IT लैब्स। अब जब IT लैब हम लोग बना रहे थे, जब हम लोगों ने पहली IT लैब बनाई और दूसरी IT लैब तक बनाने में हमें 1 साल लगा। वो 1 साल हम सोचते रहे कि पहली जब हमने बनाई है तो इससे मिला क्या। हालांकि हमें नेगेटिव इम्पैक्ट ही नज़र आया कि क्योंकि उनको उस टाइम पे तरीका ही नहीं था, अहमियत ही नहीं थी। उनको अच्छे वो लोग लगते थे जो उनके ओल्ड होम या ऑर्फनेज के अंदर या मदारिस के अंदर चावल लेकर आए, जो वक्ती खाना लेकर आए, जो राशन की बोरी लेकर आए, उन्हें वो लोग अच्छे लगते थे। वो अच्छे नहीं लगते थे जो आकर उनके बच्चों को ये कहें कि बेटा पढ़ा करो, बेटा IT से कुछ सीख लो, कोई स्किल ले लो, उन्हें वो लोग अच्छे नहीं लगते थे। मैंने ये फ़र्क लाना था अपनी टीम के अंदर। मैंने IT लैब्स को किया, हम लोगों ने आगे कुरान लाइब्रेरीज के प्रोजेक्ट्स को किया, विंड ऑफ शैटरिंग द साइलेंस हमारा एक बड़ा प्रोजेक्ट था, उसके ऊपर हम लोगों ने काम किया। और एक मुझे क्योंकि ना हमेशा से ग्रोथ पसंद थी। ठीक है। फाउंडेशंस, NGOs 8-8, 10-10 साल चली जाती हैं लेकिन वो उस एक ही चीज़ को फॉलो कर रही होती है, और मैं वो एक चीज़ करके थक चुका था। इस वजह से मैंने अपनी फाउंडेशन बनाई। बाकी और लोग भी कहते थे, मानते भी थे, हम मेरे साथ काम करने को भी तैयार थे। तो मैंने बिस्मिल्लाह लेकर एक इंसान से शुरू की। आज हमारा 6-7 हज़ार वॉलंटियर है। अच्छा, देखें, पाकिस्तान के अंदर जो है ना नेफ्टेक एक इदारा है जो पूरे पाकिस्तान में जो है ना डिफरेंट कोर्सेज, डिफरेंट जो है ना IT के कोर्सेज़ के अलावा डिफरेंट जैसे कि टेक्निकल कोर्सेज़ होते हैं जो लोगों के लिए काम आते हैं, तो उनमें उन्होंने जो है ना फ्री कोर्सेज करवा रहे हैं। तो आपका जो आपकी IT लैब्स जिनके ऊपर काम किया, माशाल्लाह से आपने, मैंने देखा कि आपने 23 IT लैब्स जो है ना आपने इस वक्त बना चुके हैं। तो ये 23 जो IT लैब्स हैं उसमें नेफ्टेक में और इसमें क्या डिफरेंस, आप ऐसा क्या दे रहे हैं लोगों को? तो आप ये बताएं कि IT का जो कोर्स नेफ्टेक दे रहा है जी, वो किस पे करेंगे? वो सिस्टम पे ऊपर करेंगे। ठीक है। नेफ्टेक सिस्टम दे रहा है, नेफ्टेक, लेकिन नेफ्टेक सिस्टम नहीं दे रहा, लेकिन नेफ्टेक ऐसे लोगों के साथ जो है ना अटैच है, जैसे यूनिवर्सिटीज के साथ, जहाँ पे लैब्स अंदर नेफ्टेक है। स्कर्दू में मुझे आइडिया नहीं है, स्कर्दू में है, गिलगित के अंदर है नहीं, शिगर के अंदर है नहीं, वहाँ पे TVS की IT लैब है। माशाल्लाह, जबरदस्त। ये तो एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव आपकी तरफ से। देखें, मैं नेफ्टेक के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। उसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज हैं, लेकिन आप ये देखें, आप किसी को ये कह कर तो बेटा पढ़ा करो, तो कहेगा हजूर किताब भी तो देना जिससे मैं पढ़ूँ। आप कोर्सेज बांट दे सर, उनको लैपटॉप या वो भी तो देना, बेसिक तो देना जिससे वो लोग सीखें। देखें आप, मैं शिगर के अंदर गया था, मेरी यकीन करें मुझे एक रात नींद नहीं आई थी स्कूल का हाल देखकर।
वहाँ पे तो कुछ भी नहीं था। जिस एरिया के डिस्ट्रिक्ट शिगर के अंदर ये स्कर्दू से भी आखिरी में आके जाता है लिटरेसी रेट, आप वहाँ का चेक करें, आप चीज़ें देखें, आपको पता चले। वहाँ पर हमने एक वीक के अंदर 4 IT लैब्स बनाई थी। वो उसको पूरे, वो शिगर की 4 IT लैब्स थी, वो पूरे शिगर को भी नहीं कवर कर सकती। मुझे पता है 8-8 10-10 पीसीस की हम लोगों ने उस टाइम पे बनाई थी। अभी हम वहाँ पे दोबारा जा रहे हैं बड़ी IT लैब्स बनाने के लिए। देखिए नेवटेक आपको कहाँ पे एक्टिव नजर आ रहा है? सिटीज के अंदर। ठीक है, ये तो वही बात होगी ना कि वुमेन एम्पावरमेंट का ज्यादातर काम कहाँ किया जाता है? इस्लामाबाद के अंदर, जहाँ पे कॉमसेट जैसी यूनिवर्सिटी मौजूद है। आप इन खवातीन को यहाँ पे जो है, अगर आप इनको एम्पावर करने निकल जाएंगे, ये तो और एम्पावर हो जाएंगी, समझ रहे हैं? जहाँ पे जो काम करना चाहिए वहां पे वो जरूरी है। मेरा शुरू से ये था कि मैं पिंडी इस्लामाबाद में मैंने 3-4 IT लैब्स बनाई है। हालांकि मुझे यहाँ पे मीडिया कवरेज मिलती है, यहाँ पे ज्यादा मेरे दोस्त हैं, खुश होते हैं। नहीं, हम शिगर गए, स्कर्दू गए, रहीम यार खान में गए। आपको ये सुनकर ज्यादा खुशी होगी कि हमारी जो रहीम यार खान वाली IT लैब है ना, वहाँ पर 4 मदारिस में जो उलमा इकराम है वो वहाँ जाकर IT स्किल सीख रहे हैं। रहीम यार खान के अंदर एक भी IT लैब मौजूद नहीं थी, या जो जिस एरिया में हमने बनाई है वो तकरीबन 14-15 किलोमीटर के एरिया में एक IT लैब नहीं थी। वहाँ पर हमने IT लैब बनाई। जब मैसेजेस मसूल होते हैं ना कि सर आपका कोर्स करके, देखिए बात तो ये है ना कि हम कोई कोर्स भी बेच रहे हो, हमारे सारे कोर्सेज भी फ्री हैं। जो कोर्स हम प्रोवाइड करते हैं वो कोर्सेज भी अभी हम लोगों ने अपना LMS डिजाइन किया हुआ है, हम अब कोर्सेज देना स्टार्ट कर रहे हैं, फ्री कोर्सेज दे रहे हैं। IT सेंटर में हम पीसीस भी फ्री रखवा के दे रहे हैं, बुक्स भी फ्री दे रहे हैं, टेबल चेयर, सिर्फ उनसे एक कमरा मांगते हैं कि यार ये कमरा दे दो, और उन्हें एक बना बनाया सिस्टम देते हैं। उन्हें ये कहते हैं कि मदरसे का बच्चा और यतीम बच्चा, इनसे आप पैसे ना लें। तो ये डिफरेंस है। किसी भी कोर्स सेलर से या किसी भी ऐसा दारा जो कोर्सेज करवा रहा है, मैं तो अपने बच्चों को कहता हूँ कि आप उनसे नेवटेक वालों का कोर्स लें, पढ़ें, लेकिन उनके पास पीसी होना जरूरी थे सर। एग्जैक्टली, बिल्कुल उसकी जो है ना, बिल्कुल ये इनिशियल उसकी जो रिक्वायरमेंट में से ये चीज़ है। लेकिन आप इसके अलावा ये तो आपका बड़ा अच्छा काम है, हम अप्रिशिएट भी करते हैं आपको। आप तकरीबन आपने माशाल्लाह 51 जो है ना कुरान लाइब्रेरीज़ बनाई हैं। देखिए इस वक्त पूरे पाकिस्तान में आप किसी जगह पे चाहे वो आप किसी सिटी में चले जाएं, किसी ऐसे एरिया में चले जाएं जहाँ पे कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं, लेकिन वहाँ पे मदरसा ज़रूर मौजूद है। लेकिन आपको ऐसी क्या मतलब ऐसी आपको क्या ज़रूरत महसूस हुई कि आपको वहाँ पे जो है ना कुरान लाइब्रेरीज़ बनाने की? मैं बिल्कुल सच बोलूँगा आपसे जी। मैं बेसिकली मदारस का जो सिस्टम था ना जी, जो एजुकेशन का सिस्टम था, मुझे मसला उससे था। मुझे इनकी दीनी तालीम से कोई मुझे पता था कि मदारस के बच्चे, हमारे उलमा इकराम, हमारे दीन की मिरास, हम हर चीज़। लेकिन आप ये देखें, आप बच्चे को छुड़वा लेते हैं 5वीं क्लास में, मदरसे में डाल देते हैं, वहाँ से वो 8वीं में जाता है, करता है, अपनी तालीम हासिल करता है। मैं आपको ये बात बड़े दावे से कहता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक, मुझे कभी ये बात नहीं आई कि यार फलाना ब्यूरोक्रेट मर गया, ठीक है जी, फलाना वकील गया है, फलाना ये बंदा फोत हुआ है, इसके कफन दफन के पैसे आप दे दें। हमारे पास जब भी इस तरह के केसेस आते थे ना, वो क्या होता है जी, फलां मस्जिद के मौलवी साहब फोत हो गए हैं, उनकी तदफीन के लिए मोहल्ले से पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं। एग्री करते हैं, एग्री के माशरे के अंदर ये है कि नहीं है? लेकिन ये जो एरिया ना बड़े आप ये कैसे बैकवर्ड एरियाज में, बैकवर्ड एरियाज के अंदर है जी, ठीक है। नहीं, आप थोड़ा सिटीज में हमारी तरफ भी चले जाए तो 12-15 हज़ार रुपये है फीस। ये इधर सिटीज के अंदर कोई अच्छी हो, मुझे नहीं पता। ये पहली तकलीफ थी कि उनको एजुकेशन, दीनी तालीम बड़ी अच्छी है, लेकिन वो उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते। देखे ना, आप एक इंसान के अंदर स्किल्स होंगे तो वो उसको यूटिलाइज करेगा। मैं बेसिकली, हम इस नीयत से घुसे थे कि मदारस के अंदर हम लोग कुरान लाइब्रेरीज बनाएंगे, तो साथ साथ हम उनको इस तरफ लेकर आएंगे कि हमने यहाँ पे IT लैब भी बनानी है। हमारा मेन मकसद मदारस को कुरानी तालीम देते हुए पीछे साथ साथ अपनी IT को भी प्रमोट करना था कि इनका भी थोड़ा सा माइंड, इनको भी थोड़ा सा टेस्टर दे के आप ही अपने बच्चों को स्किल। हमने पहली जब मदरसे के अंदर बनाई थी, चक्री रोड में फीमेल्स का एक मदरसा था, वहाँ पर मैंने पहला IT सेंटर बनाया था। अब वहाँ पर AI के कोर्सेज भी हुए हैं, पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है जी, बिल्कुल। एक ये था। सेकेंडली, जैसे आपने कहा ना कि मदारस थे, सर बहुत सारे ऐसे ऑर्फनेजेस हैं जिनके बच्चे मदारस में नहीं जाते, वो वहाँ ही पढ़ते हैं, ठीक है। कुरान लाइब्रेरी के अंदर सिर्फ कुरान पाक नहीं होते, वहाँ पर हमारा एक 100 बुक्स ऐसी हैं जो उन बच्चों को पढ़ने में मदद देती हैं। जैसे अभी हम लोगों ने कल बेसिक दीनी तालीम की किताबें डिस्ट्रीब्यूट करवाई थी, जो उनको ये बताती है नमाज कैसे पढ़ते हैं।
जो ऑर्फनेजेस के अंदर बच्चे होते हैं या जो स्ट्रीट स्कूल्स के अंदर बच्चे होते हैं, इनके पास ये फैसिलिटी नहीं होती और ये नहीं पढ़ते। हमने उनके पास पहुंचाई है कुरान लाइब्रेरी की, ये कुरान लाइब्रेरी हम आपके, ताकि बच्चे के अंदर ना एक उसके चीज़ सामने हो तो उसको खुशी महसूस हो। तो ये मेरा मेन मकसद था। और अभी हम लोग रुके नहीं हैं, 52 पे हम लोग रुके नहीं हैं, हम हर महीने 10-15 बना रहे हैं। हम हर स्कूल के अंदर बनाएंगे। स्कूल के अंदर कहाँ मिलती है आपको कुरान लाइब्रेरी? नहीं है सर, हम बनाएंगे। अच्छा, इसमें ना मैं आपको वैसे आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँ, जैसे आपने कहा उलमाए किराम, लेकिन इस वक्त जो है ना, आज से अगर 10 साल पीछे चले जाए ना, तो वो पहले कुछ मदारिस का सिस्टम डिफरेंट था। लेकिन आजकल अगर आप डिफरेंट मदारिस में, जो सिटीज़ के मदारिस हैं खास करके, लेकिन बहुत सारे बैकवर्ड एरियाज में भी ऐसा होना स्टार्ट हो गया कि पहले बच्चों को सिर्फ और सिर्फ मदरसे की तालीम दी जाती थी, उसके साथ जो है ना, जिसे हम दूसरी एजुकेशन कहते हैं कि असरी तालीम जो है वो भी अब देना शुरू हो गया। आप बैतुल-सलाम की तरफ चले जाएं। सर मैं बैतुल-सलाम और भी बहुत सारे इदारे, मैं वही नाम आपके 8-10 नाम है बिल्कुल ऐसे, जो अभी ये रिसेंट 3-4 5-5 साल से मैंने देखे हैं, बहुत सारे नाम हैं। ये जो है शेख आतिफ साहब, इनका जो मदरसा है, हाँ इंस्टीट्यूट, उनके मैं देखें, लेकिन वो अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, मैं अपने हिस्से का काम कर। बिल्कुल, वैसे मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए एक चीज़ कहनी थी। अच्छा, हमने ये देखा कि माशाल्लाह से आप बड़े एक्टिव नज़र आए हमें ये फ्लड में, जो कि पीके में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, पंजाब में हुआ, गिलगित में हुआ, तो आपने माशाल्लाह से तीनों जगह पे मैंने देखा कि आपने गिलगित पे बहुत कम लोग पहुंच सके, हमने एक चीज़ देखी, लेकिन आप वहाँ पे गिलगित तक भी पहुँचे और पहले आप KPK में गए, फिर पंजाब में। तो KPK में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन भी काम कर रही थी और हुकूमत भी काम कर रही थी। इसी तरह पंजाब में भी बहुत सारी जो है ना ऑर्गेनाइजेशन, जो वॉलंटियर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वो काम कर रही थी, और उसके बाद जो है ना पंजाब हुकूमत भी काम कर रही थी। तो आपने वहाँ पे ग्राउंड पे रह के बहुत ज़्यादा काम किया, हम आपको अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आपने देखा होगा कि वहाँ पे सबसे अच्छा किस गवर्नमेंट में काम किया? क्या पंजाब गवर्नमेंट कर रही थी, क्या KPK कर रही थी? अच्छा, आपका जो सवाल है ना कि गवर्नमेंट ने भी काम किया, वॉलंटियर्स ने भी बहुत ज़्यादा काम किया, और गवर्नमेंट वॉलंटियर्स के पास काम करने को ज़्यादा था और गवर्नमेंट के पास कैमरे ज़्यादा थे। अच्छा, ये पहला जवाब है। दूसरी बात ये है कि मैं पहले 15 दिन सवात था, फिर मैंने बुनेर के अंदर टाइम गुजारा, फिर हम लोग डोगरा गए थे, जो स्कर्दू में आगे शिगर में आता है, उससे आगे एरिया था। फिर मैं पंजाब के अंदर तकरीबन अभी भी हमारी आज भी एक्टिविटी चल रही है, और आगे भी हमारे 30 दिन प्लान है ऑलरेडी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम चल रहा है। सर देखें कि हुकूमत ने जो काम किए हैं ना जी, वो हुकूमत के करने वाले नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब ये देखें कि खाने का डब्बा है जी, अब ये बात माने कि JDC ने वहाँ पर जाके दस्तरखान अभी लगाया है, वो कहते हैं कि जितना खाना आपको चाहिए हमसे ले लो, ठीक है। मेरी तरह के 100 लोग वहाँ पे मौजूद थे जो खाना देने को तैयार थे, ठीक है। मैं भी खाना दे रहा हूँ, ठीक है, आपका वजीर एजुकेशन भी सेवर का डब्बा ही बांट रहा है, तो ठीक है, फिर हम दोनों बराबर हैं। बिल्कुल सही है, मतलब उसकी भी इतनी इस्तात है, मेरी भी। सर हुकूमत को काम करना चाहिए था हेल्थ के ऊपर, जो मैं समझता हूँ हर इंसान की अपनी सोच है। सर बेसिक नीड्स आवाम की पूरी करने के लिए NGOs थे। अगर मैं आप ये भी बात कहता हूँ कि अल्लाह की कसम अगर माशरे के अंदर NGOs मौजूद ना हो, जब ये नेचुरल डिजास्टर आता है ना, ये गवर्नमेंट इतनी गंदी एक्सपोज हो कि आपको समझ लग जाए। मैं अहमदपुर सियाल के अंदर था, यकीन करें कि हम लोग मेडिकल कैंप कर रहे थे, हम लोगों ने 11 मेडिकल कैंप किए हैं जो हम लोग देख रहे थे। यकीन करें बच्चियों के अंदर इतना गंदा इन्फेक्शन था सर, क्या फ़ायदा उस DHO का वहाँ पे होने का, हेल्थ ऑफिसर का वहाँ पे होने का, उन सरकारी अस्पतालों का वहाँ पे होने का, कि फील्ड के ऊपर जाकर उन बच्चों को सिर्फ और सिर्फ उस इन्फेक्शन की मेडिसिन ना दी जाए। मैं वहाँ पर गया, मैंने बिल्कुल न्यूट्रल लेकर उनसे पूछा, 15 दिन हो गए अहमदपुर सियाल के आगे के एरिया के अंदर कोई हुकूमती जो बंदों के पीछे लोग बैठे हुए थे कोई भी नहीं गया। यकीन करें वो लोग गालियाँ दे रहे थे इनको। ये मैं पंजाब गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, सही है, ठीक है। KPK गवर्नमेंट को वैसे ही मैं कोई हम लोग कंसिडर इस वजह से भी नहीं करते कि उस टाइम पे उनके लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे। फिर वहाँ पर सेकंड ये था कि एक बहुत कम सा एरिया था, सवात और जो बुनेर का एरिया था ना, ये बड़ा लिमिटेड सा एरिया था। पंजाब के अंदर चैलेंजेस ज़्यादा थे, लेकिन पंजाब का जो बजट होता है वो भी ज़्यादा ही होता है हमेशा, आपको पता है KPK की निस्बत। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट उस तरीके से काम नहीं कर सकी जिस तरीके से उनको करना था। अगर अभी भी होश के नाखून ले तो जाए देखें, लोग सड़कों पे बैठे हुए हैं, 1.5 2 लाख रुपए के उनके मिट्टी के घर हैं, उनको घर बना कर दे रिहैब में उनकी मदद कर दे। लेकिन पीछे मैंने खैमा बस्तियां देखी हैं शहरों में, हुकूमत की बनी हुई थी, फ्लड वाले एरिया से 10-10 किलोमीटर उन्होंने कुछ लोग बुलाए हुए थे जो
काम हो रहा था, किया भी है, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ही नहीं किया, कुछ ना कुछ उन्होंने किया ज़रूर है, लेकिन वो हुकूमत के लेवल पे जो आप कहते हैं ना कि एक हुकूमत, एक CM, एक प्राइम मिनिस्टर की जो सोच होनी चाहिए वो नहीं नजर आई। इसी तरह आपने गिलगित में भी किया, तो गिलगित में गवर्नमेंट क्या आपका क्या कैसे गिलगित में गवर्नमेंट में कितना लोगों के साथ ताउन किया? वहाँ पे मैंने क्योंकि कम काम किया, मैं इसके ऊपर नहीं कह सकता। हमने तो बेसिकली वहाँ पे जाके एक स्कूल बनाया था। ठीक है। मैं एक स्कूल बनाने के लिए गया था, एक स्कूल की एक्टिविटी करने के लिए गया था, राशन तकसीम किया था हम लोगों ने। एक स्कूल था वो बह गया था पानी के अंदर, अच्छा, तो हमने उसको बिल्कुल इस्लामाबाद स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली वहाँ पे बनाया, बड़ा अच्छा स्कूल बनाया है। तो वहाँ मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन KPK और पंजाब में मैंने आपको बता दिया है कि कोई ना कोई KPK ने कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई इतना अच्छा काम किया है, ना ही नून लीग ने इतना अच्छा काम किया। अच्छा, आपका एक प्रोजेक्ट है जिसका है विंड ऑफ शटरिंग द साइलेंस, ये प्रोजेक्ट क्या है और आपने ये इनिशिएटिव क्यों लिया? मैं इस पे थोड़ा सा टाइम लेकर ये एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि अब हम लोगों ने ना स्कूलों में जाना छोड़ दिया है, ये वीडियो ही जहाँ तक जाएगी। सर, विंड ऑफ शैटरिंग द साइलेंस, देखे ना, साइलेंस खामोशी है, शैटर उसको कोई खामोशी है जिसको हम लोग, कोई हवा है जो तोड़ने की कोशिश कर रही है। दैट इज़ अबाउट सेक्स एजुकेशन इन पाकिस्तान, दैट इज़ अबाउट द गुड टच एंड बैड टच, टू टेल द कम्युनिटी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गुड टच एंड बैड टच, कि सही तरीके से हाथ लगाना और गलत तरीके से हाथ लगाने में क्या फ़र्क है। व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ अ टच ऑफ अ टीचर एंड योर फैमिली, कि पेरेंट्स कहाँ तक हाथ लगा सकते हैं और टीचर आपको कहाँ तक हाथ लगा सकता है। मैं अब मदारस की तरफ भी इशारा कर रहा हूँ और स्कूल की तरफ भी इशारा कर रहा हूँ। फिर हाउ टू बिहेव, जब आप छोटी उम्र के अंदर जाते हो, क्रिकेट ग्राउंड के अंदर जाते हो, शॉपकीपर के आप जाते हो, जहाँ पे भी आप जाते हो ना, तो आपने किस तरीके से बिहेव करना है, कि क्या चीज़ आपने लेनी है और क्या चीज़ आपने छोड़नी है। That was wind of shattering the silence, के बच्चों को बताना है कि आपके जिस्म के ऐसे कौन से हिस्से हैं जहाँ पे कोई हाथ लगा रहा है तो दैट इज़ ओके, और कौन से ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे कोई हाथ लगाता है तो वो गलत है। उनको चाइल्ड अब्यूज़ से बचाना विंड ऑफ शैटरिंग द साइलेंस का मकसद था। हमने अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 300 स्कूलों के अंदर 908 टीचरों को ये बात समझाते हुए और 1 लाख से ज़ायद बच्चों को ये बात बताई है कि व्हाट इज़ गुड टच एंड व्हाट इज़ बैड टच। और ये बड़ी खुशी की बात है, मदारस के अंदर भी हम लोग गए, स्कूलों के अंदर भी हम लोग गए, ऑर्फनेजेस के अंदर भी हम लोग गए, कश्मीर में भी गए, लाहौर भी गए, जिस एरिया तक हम लोग जा सकते थे हमने जाकर ये बताया। और सर, ये बताना बहुत ज़रूरी है। आप ये देखें, मैं एक सिंपल सा, कि जब आप घर में होते हैं, आपके घर में एक छोटा बच्चा 4-5 साल का है, उसको कोई भी रिश्तेदार आकर जब प्यार करता है या उसको अपने पास बिठाता है, मैं वहाँ तक वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब वो वहाँ से निकलता है तो उसको पेरेंट्स ये बात नहीं बताते कि बेटा ये तो आपके रिश्तेदार थे, ये तो आपके लिए अच्छे इंसान थे, माशरे के बाकी लोगों से आपने कैसे बचना है। वो बच्चा समझ ना समझ दोनों तरीके से गलत तरीके में जा सकता है। और ये हमारे यहाँ जो रेशो भी है, फीमेल्स की 48% है और मेल्स की 52% है हैरेसमेंट के ऊपर। अच्छा, इसमें सबसे आपने जो है ना ओल्ड एज होम बनाने का भी आपने जो है ना ये प्रोजेक्ट भी आपने लॉन्च किया हुआ है, तो मुझे ये समझ नहीं आया कि देखें ओल्ड एज होम हमारी अगर देखा जाए इस्लाम में इस चीज़ को, तो इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है। देखें आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हदीस मुबारक हैं कुरान पाक में खुद फरमाया रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी, हम अपने वालिदैन के लिए दुआएं करते हैं। तो ये आपका ये ओल्ड एज होम बनाने का क्या मकसद था और इसमें आपने क्या काम किया अभी तक और क्यों करना चाह रहे हैं? देखें, ये जो आपने अभी हदीस कोट किया ना, ये तो उन लोगों को पता है, जैसे आपको इसकी समझ है ना कि मेरे नबी पाक ने ये बात कही है तो इसकी कितनी बड़ी फजीलत है। तो जिन लोगों को इस्लाम में ये कॉन्सेप्ट नहीं था, इस्लाम में असल में जो कॉन्सेप्ट, इसके बारे में तो बात ही नहीं थी, जो कॉन्सेप्ट ये नहीं था कि अपने वालिदैन को घरों से निकालना, ठीक है। जब आप ये देखें ना कि कोई भी चीज़, एक अब कैमरा क्यों बना, कंटेंट आ रहा था तो कैमरे की ज़रूरत उन्होंने देखी। हर चीज़ की ज़रूरत होती है, फिर उसकी इजाद आती है बाद में। इजाद के ऊपर बाद में मना करेंगे, पहले उस चीज़ को एड्रेस करना चाहिए कि ये बने क्यों। सर, यकीन करें कि मैं तो अभी आके बनाया ना 4 महीने पहले, मैं बिहाइंड पहले बहुत सारे आफियत एक ओल्ड होम था जहाँ से मेरी एनजीओ ने स्टार्ट लिया था पहले एक्टिविटी करके। लोग अपने बच्चों वालिदैन को ओल्ड होम्स में छोड़ के चले जाते हैं और उनको नहीं देखते। ये इसमें वालिदैन की भी गलतियाँ होती हैं, इनमें बच्चों की भी गलती होती हैं। वालिद सारी ज़िंदगी यूरोप में, दुबई में बैठकर कमाता रहता है, घर बेचता रहता है, और घर जब आता है तो वो फिर बाहर के मामलात में लगा रहता है। एक जो
मॉरल एथिकल वैल्यूज़ होनी चाहिए थी इस रिश्ते की, माँ बाप के आपस में रिश्ते की, वो मिसिंग होती है। फिर बहुत ज़्यादा अपग्रेड फैमिलीज़ के अंदर हम लोगों ने देखा है, और बड़ी अच्छी अच्छी फैमिलीज़ होती हैं, वो अपने वालिदैन को छोड़ के जाती हैं। बड़े बड़े आर्मी ऑफिसर्स अपने बच्चों को, अपने वालिदैन को छोड़ के चले जाते हैं, डॉक्टर छोड़ के चले जाते हैं। हमारे पास तो लाइनें लगी पड़ी हैं। मैं आपको ऐसी ऐसी केस स्टडी दे सकता हूँ जो आप सुनेंगे तो आप, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप उन जो लोग छोड़ चले जाते हैं, आप उनको रेस्क्यू करने के लिए आप हमने बनाया ही। देखिए इस टाइम पे मेरे ओल्ड होम के में 15 लोग हैं, 15 वालिदैन रह रहे हैं, बुजुर्ग रह रहे हैं। हमारा फीमेल्स का भी है जिसमें 5 माएँ रह रही हैं। तो आप ये देखें ना कि 15 के लिए जगह जो थी, अब हम लोग दूसरा इस वजह से बनाने जा रहे हैं कि 38-37 जो रजिस्ट्रेशन हैं वो पेंडिंग पड़ी हुई हैं। आप क्या समझ, मैं नॉर्मल रूटीन में जब कोई छोड़ने आता है ना, मैं यकीन करें उसको कब्र से भी डराता हूँ, अल्लाह का डर भी उसको बताता हूँ, मैं माशरे के अंदर भी बताता हूँ कि तुमसे गंदा तरीन इंसान कोई नहीं है जो ये तुम हरकत कर रहे हो। वो फिर भी कहते हैं ठीक है हम ये सब हैं, लेकिन आप हमारे वालिद को रख लें। मैं नहीं रखूंगा तो सर कहीं और रख देंगे। तो हम उसको फैसिलिटेट करने के लिए बनाते हैं। ख्याल आने की वजह थी कि मेरे अपने वालिद साहब की डेथ हुई थी 4-5 महीने पहले, तो मेरे दिल में था कि मैं कुछ करूं जो उनके लिए सदका जारिया बने, तो मैंने ये इनिशिएटिव लिया था। अच्छा, आप जनरल सेक्रेटरी भी हैं मुस्लिम तलबा महाज के, तो ये मुस्लिम तलबा महाज क्या कर रही है, कि इसके ऊपर क्या काम है, और आपका क्या रोल है जनरल सेक्रेटरी का, आप क्या उसके ऊपर काम सर? मुस्लिम तलबा महाज पाकिस्तान की जो तमाम तलबा तंजीमों हैं उनका एक अलायंस है। उन तमाम बहुत सारे मुद्दों पे सब अकेले काम करते हैं। जब कोई बड़ा मुद्दा आता है या कोई भी ऐसी आवाज़ होती है, जैसे औरत मार्च था, ठीक है, जैसे ख़त्म नबूवत की बात थी, जैसे फ्रांसीसी सफ़ीर की बात थी, ऐसे बहुत सारे बातें जो इस्लाम के ख़िलाफ़ चीज़ें उठती हैं, तो उसके ऊपर मुस्लिम तलबा महाज एक आवाज़ है जो उठती है और उनको बताती है कि ये आप हमारे होते हुए नहीं कर सकते। इसके अंदर मैं जब आया था फोकल पर्सन था, फिर मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रहा। पिछले साल मेरे पास जनरल सेक्रेटरी की ओहदा है। तो जो काम मैं एज ए इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी एज अ कॉर्गन कर रहा था, वो भी अभी भी वही कर रहा हूँ। लेकिन हम लोगों ने ये ताज बनाया हुआ, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो लीडरशिप थी, जो नर्सरी थी, जो तलबा तंजीमें थी, उनके ऊपर बैन लगाया हुआ है। हमारा एक बड़ा एजेंडा ये भी है कि हम अपनी कोशिश से ये करना तो चाह रहे हैं और उसके ऊपर हम काम भी कर रहे हैं कि तलबा तंजीमों की बहाली करें, ताकि ये मारूसी सियासत ख़त्म हो और अच्छी आवाज़ें, अच्छे लीडर आपको नज़र आएँ अवानों के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर। सही है, ठीक है। अच्छा, आपका कनेक्टेड पाकिस्तान के साथ भी आपका जो है लिंक है मेरे ख्याल से, और इसके साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, और कनेक्टेड पाकिस्तान नौजवानों को कैसे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, और आपको टीम के मेंबर भी हैं, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 7 साल होने वाले हैं कनेक्टेड पाकिस्तान के साथ, 6-7 साल होने वाले हैं। और मुझे हर वक्त जो कनेक्टेड पाकिस्तान की टीम में गुजारा गया उस पर गौर फ़ख्र है, क्योंकि इसको जो चलाने वाला इंसान है सैयद अरसलान अली शाह, मेरे उस्तादों की तरह, बड़े भाइयों की तरह। हमेशा उन्होंने, जब भी मैं थक जाता हूँ तो जब उनको देखता हूँ ना कि वो इतने अरसे से लगे हुए हैं, तो हम उठ पड़ते हैं। और कनेक्टेड पाकिस्तान यकीनी असल मायनों में पाकिस्तान के अंदर जो एक अवेयरनेस चलानी थी ना IT की, जो एक बड़ी आवाज़, उनको देखते हुए बाद में बड़े नाम आए हैं। कनेक्टेड पाकिस्तान अब तक 10 पाकिस्तान की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंसेस करवा सकता है, जहाँ वो ऑडियंस को और बड़ी स्टोरीज को आमने सामने लाता है। इरफान जुनेजो को स्टेज के ऊपर खड़ा करके आज का बच्चा कंटेंट क्रिएटर जब देखता है ना, तो वो कहता है हाँ इरफान जुनेजो तो मैं भी बनूंगा। वो जब इशाम सरवर को देखता है तो वो कहता है मैं भी अगला इशाम सरवर बनूंगा। वो जब सैयद अरसलान अली शाह को देखता है तो वो सैयद अरसलान अली शाह को देख के कहता है मैं भी करूँगा, मैं भी ये बनूंगा। लोकल ई कॉमर्स में यासिर शरार को देखते हैं। ऐसे बहुत सारे नाम हैं। यूट्यूब ऑटोमाइजेशन में चले जाएं, सैफ खान खटक को देखते हैं, ऐसे बड़े नाम हैं। तो ये एक लिंक्ड है, ये इस ब्रिज को आमना सामना करते हैं कि देखो कि ये अवेयरनेस के लिए बनी थी कनेक्टेड पाकिस्तान, उन्होंने बनाई थी। और आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर हर कम्युनिटी को लाकर स्टेज के ऊपर खड़ा करके उनकी सक्सेस स्टोरीज को बताया, करने का तरीका बताया। बाकी हम कनेक्टेड पाकिस्तान का कोई अपना कोर्स नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, ये सिर्फ उनका एक दिल से लिया गया शाहजी का इनिशिएटिव है, जिससे वो लोग अवेयरनेस दे रहे हैं IT की। अच्छा, ये आपने काफ़ी अपने जो है ना चीज़ें गिनवाई, जिसमें आप देख रहे हैं कुरान लाइब्रेरीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, ओल्ड एज होम के ऊपर भी है, फिर उसके बाद आपने फ्लड में बहुत काम किया माशाल्लाह से, फिर उसके बाद आप जो है IT लैब्स के ऊपर काम कर रहे हैं, फिर ये आपने जो एक और स्टेप लिया हुआ है कि गुड टच क्या होता है, बैड टच, किसके ऊपर अवेयरनेस के लिए आपने पूरे सेशंस किए। तो आपका एक जो है मतलब आपकी ये फंडिंग कहाँ से आ रही है? पाकिस्तान से आ रही है, पाकिस्तान से बाहर से फंडिंग आ रही है? आप कैसे इसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं, कैसे आप इस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं? सर फंडिंग का तो एक सिंपल सा जवाब मैं आपको देता हूँ कि हमारी ओवरसीज़ फंडिंग भी है। हमें बाहर से भी लोग भेजते हैं। बाहर से कौन लोग भेजते हैं? जो मेरे दोस्त का लीडर थे आज UK चले गए,
ठीक है। तो वो वहाँ जाकर उनके तो कम पैसे बनते हैं, पाकिस्तान में अच्छा खासे बन जाते हैं, वो वहाँ से डोनेट करते हैं। मेरे सैकड़ों दोस्त हैं जो इस टाइम पे यूके में, साइप्रस में, ऑस्ट्रेलिया में, इन जगहों पे बैठे हुए हैं। उन्होंने मुझे यहाँ पे काम करते हुए देखा है, वो इस वजह से भी डोनेट करते हैं। पाकिस्तान के अंदर हमारी बड़ी अच्छी कम्युनिटी है जो डोनेट करती है। मेरे आईटी के बड़े अच्छे दोस्त हैं, जैसे आपने देखा कि कनेक्टेड पाकिस्तान में मैं हूँ, तो यहाँ के बड़े अच्छे डोनर्स हैं। फिर MTM के अंदर हूँ तो वहाँ के मेरे बड़े अच्छे डोनर्स हैं। तो नेटवर्किंग आपकी जो होती है ना, वो आपको अच्छे करते हैं। बाकी हमारा जो काम होता है सर, आप यकीन करें, मैंने 5 साल के अंदर आज तक अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ 5 ऐड रन किए हैं। हमारी डिजिटल मार्केटिंग में सिर्फ 5-6 ऐड रन हम लोगों ने अभी तक किए हैं। जो भी आती है हमारे व्हाट्सएप स्टेटस से, फेसबुक से, और लोग अच्छा डोनेट करते हैं और इसी वजह से हम अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, ये जो लोग आपसे जो डोनेशन देते हैं, क्या अगर कोई भी आपका पाकिस्तान का इदारा या कोई बाहर का इदारा कोई आपसे जो ऑडिट लेना चाहे, क्या आपकी टीम ने ऐसा काम किया होगा कि जो आपके पास हम अब हमारी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस रुका हुआ था क्योंकि MTM और ये बाकी काम करने की वजह से मेरे ऊपर कोई 8-9 FIRs भी थी। ठीक है, अच्छा काम करें तो हो जाती हैं। ठीक है, तो उन बहुत सारे इनिशिएटिव्स में, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कर रहे हैं। और बाकी एक पैसे का हिसाब लेने के लिए कभी भी कोई भी अदारा बैठना चाहे ना हमारे साथ, हम तैयार हैं। मेरी टीम फुली प्रोफेशनल है, तमाम लोग हकीकतन पढ़े लिखे हैं। वो पढ़े लिखे नहीं जो आपके पार्लियामेंट में बैठे हुए, ये वाकई पढ़े लिखे हैं। ठीक है, अब जो मेरा फाइनेंस सेक्रेटरी होगा ना, उसको पता होगा कि फाइनेंस वाले का काम क्या है। ये नहीं देखा जाता कि इसका बेटा था तो उसको लगा दो। हमने बड़े काबिल लोग हैं और एक एक रुपए का, एक एक चीज़ का हम जब डोनेट करता है, एग्जीक्यूट करने के बाद कुछ लोग होते हैं ना, वो मनचाहा काम करवाना चाह रहे होते हैं, उनको एक एक बात हम बताते हैं। और कोई भी अदारा कभी भी बैठे, हमारी तमाम फाइल्स रेडी हैं, हमारे तमाम अकाउंट्स क्लियर हैं। अच्छा, इसमें देखें ना, बहुत सारे डोनर्स ऐसे होते हैं कि वो जब डोनेट करते हैं तो कभी कभी उनको यूँ फील होता है कि यार ये मेरी डोनेशन जो है ना, पता नहीं उस जगह पे लगी कि नहीं। अगर कल कोई साल के बाद अगर कोई आपके ऊपर क्लेम कर देता है कि मैंने आपको, फॉर एग्जांपल वैसे एग्जांपल के, मैंने आपको $1000 सेंड किए थे तो मुझे उसका ऑडिट चाहिए, तो क्या आपकी टीम उसका ऑडिट प्रोवाइड कर सकेगी उस अपने? देखिए, $1000 तो जब कोई करेगा तो फिर तो मैं ये $1000 के अंदर तो 8-10 IT लैब्स बन जाती हैं। मैं उसी के नाम से वो सारी IT लैब्स बना दूंगा। ठीक है, और रही बात के $1000, आप पैसे की तरफ ना जाएं। आप ये देखें कि आप अगर अभी मुझे कहते हैं ना कि ये 10,000 दिया है तो आप जाएं ओल्ड होम में खाना खिला दें, ठीक है जी, तो मैं आपको वो बिल भी भेज सकता हूँ। जिनको खाना खिलाया जा रहा है वो लोग भी आपको मैं दिखा सकता हूँ। जो पैसे बचेंगे मैं आपको वो भी बता सकता हूँ। तो मैं तो क्लियर हूँ उस चीज़ से। अच्छा, एक चीज़ ये है कि देखें, आप, हमने देखा बड़े अभी भी माशाल्लाह से बड़े मोटिवेटेड हैं कि आप आगे भी जो है ना पाकिस्तान में बड़ा काम करना चाह रहे हैं। तो ऐसी क्या चीज़ है कि जो आपको जो है ना मोटिवेट करती है, और फिर ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो आपको कभी कभी जो है ना आपको परेशान भी कर देती है, मायूस भी कर देती है? तो इसके बारे में। परेशान भी आप नहीं करते हैं, अच्छा, सपोर्ट भी आप नहीं करते हैं। ठीक है, सही। आपने से मुराद ये है कि परेशान करने वाले भी मेरे हल्का अहबाब में ही हैं, ठीक है, और मुझे ऊपर लेकर जाने वाले भी मेरे हल्का अहबाब में। ठीक है, वो एक वो ये असल में हमारे ऊपर आता है, क्रिटिसाइज करते हैं वो लोग। तो इसके ऊपर देखें ना कि मैं जब स्टेटस लगाता हूँ तो कुछ आपके ना साइलेंट हेटर्स होते हैं, बिल्कुल ठीक है, वो भी आपको नुकसान देते हैं। कुछ आपके सामने बोल पड़ते हैं, वो आपको कम नुकसान देते हैं। तो हमने बड़ा बहुत क्रिटिसाइज हुए हैं, इंतहा के क्रिटिसाइज हुए हैं। मतलब मैं क्लासरूम में कभी कभी मेरे स्टेटस कुछ मेरे दोस्त पढ़ के सुनाते थे कि ये इस तरह का काम कर रहे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं, और वो भी एक तो जब उनको गर्ज पड़ता है वो भी आ जाते हैं। और मोटिवेशन यकीनन मेरे उस्ताद हैं, मैंने जो बहुत सारे नाम हैं, जैसे वकास भाई हैं, वो बड़ा सपोर्ट करते हैं। स्टेट यूथ पार्लियामेंट से उनका तल्लक रहा है, PNP से उनका तल्लक है। सैयद अरसलान अली शाह, मैंने आपके सामने नाम लिया है, बड़े नाम हैं, बड़े दोस्त हैं। सरदार मजर साहब हैं, MSO के एक्स नाज़-ए-आला हैं, बिलाल रुबानी, बहुत सारे नाम हैं जो सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं। मैं जब उनको देखता हूँ, मेरी फैमिली, मेरी टीम, तो ये चलता रहेगा जब तक इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमारे साथ है। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताइएगा कि जो फ्लड में आप लोगों ने काम किया,
कोई ऐसा लॉन्ग टर्म काम भी है कि जो देखें जिन लोगों के घर बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, उसके ऊपर कोई आपकी पॉलिसी, आपके ऊपर कुछ सोच रहे हैं कि हम कैसे हमने लोगों को वापस... 2 दफ़ा अनाउंस किया था। एक कंपनी थी हमारे साथ, उन्होंने कहा था कि इस दफ़ा पाकिस्तान इंडिया को हराएगा तो हम आपको 15 घरों की डोनेशन देंगे। मैंने वीडियो बनाई, पाकिस्तान फिर हार गया। ठीक है, फिर दोबारा उन्होंने वो ये आई थिंक सो हमारा फाइनल भी इंडिया के साथ ही हुआ। उन्होंने फिर कहा कि इस दफ़ा हम 20 घर आपको डोनेट करेंगे, आप बनवा लीजिएगा हमारी कंपनी की तरफ से। मैंने फिर वीडियो बनाई और पाकिस्तान फिर हार गया। तो एक तो ये मजाकतन मैंने आपको बताया, हमारा है इरादा है, हम घर तो नहीं बना के दे रहे, हम रोजगार बना कर दे रहे हैं। बिल्कुल बेस्ट है, ये तो बहुत अच्छा है। अभी हमने ये कल ही एक दुकान बना कर दी है, फ्लड में एक बंदे की टूट गई थी, उसको डोनेट भी किया, पूरा उसका स्ट्रक्चर दोबारा खड़ा करके दिया है। और इस तरीके से हैं हमारे इनिशिएटिव्स। अच्छा, आपको कोई आपके माइंड में अब क्या है कि आप पाकिस्तान के अंदर जैसे ही आपने प्रोजेक्ट्स गिनवाए तो आपने अपना एक गोल सेट किया होगा कि मैं यहाँ तक पहुँचना चाहता हूँ, तो आपके माइंड में क्या एक चीज़ है कि जो आप चाहते हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ? देखिए, लॉन्ग टर्म के अंदर तो मैं फ्यूचर में कि जब मेरे अंदर इतनी एनर्जी ना हो ना कि मैं ट्रैवल ना कर पाऊँ, तो मैं एक कम्युनिटी सेंटर बनाना चाहता हूँ जहाँ पर मदरसा भी हो, जहाँ पर IT सेंटर भी हो, जहाँ पर ओल्ड होम भी हो, जहाँ पर ऑर्फनेज भी हो और जहाँ पे स्कूल भी हो। ये मेरा एक लॉन्ग टर्म गोल है कि एक ऐसी जगह मैं बनाऊंगा जहाँ पे ये तमाम चीज़ें अंडर द वन बैनर द वॉलंटियर सोसाइटी काम कर रही होंगी, ताकि वो तमाम चीज़ें जिनको मैं पहले बाहर भाग भाग के काम कर रहा था ना जिन लोगों के लिए, अब मैं उनको अपने पास बुला लूँ और एक सिलेक्टिव से लोग ले लूँ। चाहे 500 ऑर्फन बच्चों, यतीम बच्चों का हम लोग जिम्मा ले लें, कर लें। ये तो एक मेरा लॉन्ग टर्म ख्वाहिश है, इसके ऊपर इंशाल्लाह हम लोग काम कर रहे हैं, करेंगे। दूसरे नंबर पे हम दूसरा और ओल्ड होम बनाने जा रहे हैं थोड़े दिनों तक। ये एक लॉन्ग टर्म है, सारी ज़िंदगी ये इंशाल्लाह चलता रहेगा। IT सेंटर्स के लिए हमारे पास फ्यूचर में अभी हम लोग IT सेंटर्स बना रहे हैं, फिर हम लोगों ने पूरी हर सिटी के अंदर ना बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करने हैं जहाँ पर ये अवेयरनेस जाए। जैसे मर्दान के अंदर अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं वहाँ पे बड़ा IT सेंटर बनाने का, बड़ा हब बनाने का, फ्री कोर्सेज का। तो ऐसे बहुत ढेरों चीज़ें हैं जो माइंड में हैं। इंशाल्लाह ऐसे ही मेरी टीम, अल्लाह उनको सलामत रखे, मैं ठीक रहा, बाकी लोगों की सपोर्ट है हमारे साथ और हम इंशाल्लाह ये करेंगे। अच्छा, हमारे कुछ व्यूअर्स होंगे, सुनने वाले होंगे, तो वो वॉलंटियर सोसाइटी को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? आप वॉलंटियर सोसाइटी को, हमारे पेजेस बने हुए हैं, आप सर्च करें द वॉलंटियर सोसाइटी, वहाँ पे आप एक मैसेज ड्रॉप करेंगे, आपको सबसे पहले बताया जाएगा कि आप लोगों को बताया नहीं जाता कि इस सोसाइटी में आओगे तो करना क्या है। जैसे मैंने बताया ना कि आपने क्यों बनाई थी, वो पहले बताएंगे कि सर ये ज़रूरत है, अगर आप ये कर सकते हैं तो आपको फॉर्म मिल जाएगा, आप फॉर्म फिल करेंगे, एक मेंबर आपके पास आएगा, उससे अगर कोर मेंबर के लिए आप फॉर्म फिल करते हैं तो फिर उसका फिजिकल इंटरव्यू होता है मेरे साथ। पहले मुजम्मिल भाई जैन, वो मुजम्मिल बाहर चला गया, ये तमाम लोग, तो एक हमारा सिस्टम है। बाकी व्हाट्सएप पे भी हमारा एक नंबर है, मेरा नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, हमारा ऑफिशियल नंबर मैं दे दूंगा, आप आएँ, ज्वाइन करें और काम आपकी करें। कोई मेंबरशिप की कोई फ़ी भी है? कोई पैसे नहीं। कोर टीम की कोई फ़ी? कोई पैसे नहीं। अच्छा, कोई पैसे नहीं? कोई पैसे नहीं है, हमारी कोई फीस नहीं है। और हमारा अभी तक हम लोगों ने 1-2 छोटे छोटे काम ऐसे हैं जो ओवरहेड्स जिनको कहते हैं, उसके लिए हम तमाम मेंबर्स हर महीने में जो 5 DMC के मेंबर्स हैं वो 1000 रुपया देते हैं, बाकी 600 रुपया देते हैं जो कोर मेंबर्स हैं। उससे वो एक 20,000-22,000 की अमाउंट निकलती है, उससे हम ओवरहेड्स को मैनेज करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताएं कि देखें इस वक्त पाकिस्तान के नौजवान जो है ना, बहुत सारे नौजवान हैं जो डेडिकेटेड भी हैं, मोटिवेटेड भी हैं, वो काम करना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए, तो आप उनको क्या मतलब सजेस्ट करें? अगर वो कोई अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाएं या फिर द वॉलंटियर सोसाइटी से जुड़ें? सर, अगर तो आप सीखना चाहते हैं द वॉलंटियर सोसाइटी के अलावा भी पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी फाउंडेशन हैं जिनको मैं हाईली रिकमेंड भी करता रहता हूँ। मेरे फेवरेट सोशल एक्टिविस्ट हैं, जैसे मैं वली भाई की बात करता हूँ, डॉक्टर जैन की बात करता हूँ, हुज़ैफा खान सवाती की बात करता हूँ, ऐसे बहुत सारे नाम हैं लाहौर के अंदर भी, बहुत हर जगह पे हैं। आप उनको ज्वाइन करें, सीखें। हाँ, अगर आप अपनी फाउंडेशन बना रहे हैं तो फिर सर देखें ना, कोई चीज़ सबसे पहले सोचे कि मैं क्यों बना रहा हूँ। आपने मेरे ऑब्जेक्टिव्स मेरे से जाने, अगर वो इंसान इतना विजन नहीं रखता ना कि उसको अपने ऑब्जेक्टिव्स नहीं क्लियर, अपना विजन नहीं क्लियर, फिर ना बनाए। ठीक है, ये क्लियर है, और उसको ऑटोमेट करने में, सिस्टमाइज करने में, फाउंडेशन बनाने में, कोई भी पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई शख्स भी जिसको मसला आ रहा हो फाउंडेशन बनाने में, विजन उसके पास है, उसको ये तकलीफ हो रही है, मैं उसकी कंसल्टेंसी के लिए फ्री अवेलेबल हूँ। आपके चैनल पे आके जिधर भी वो आ जाए,
आपसे कांटेक्ट करें, मुझे बताएं, मैं आपको फ्री बता दूंगा कि कैसे बनाते कैसे हैं, फाउंडेशन चलाते कैसे। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, आप हमारे पाकिस्तान के यूथ को कोई मैसेज देना चाहते हैं कि पाकिस्तान के लिए कैसे काम कर सकते हैं? आप अपना एक मैसेज प्लीज़ रिकॉर्ड कर दें। सर, ये तमाम चीज़ें हैं तो यूथ के लिए जो मेरे मैसेज थे। आखिर में मैं फिर भी ये कहूँगा कि इतने बेजार ना हो पाकिस्तान से। ये पाकिस्तान हमारा है, हमने मिलकर इसको चलाना है और हम इसको बेहतर राह में ले जाने के लिए, अगर हम बाहर भागना शुरू कर देंगे, हम इसको खुद गाली देना शुरू कर देंगे, हम इसके ख़िलाफ़ खुद हेट स्पीच करेंगे, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर हम इसको खुद गंदा करेंगे, तो ये गलत है। खुदारा मीम्स बनाने के लिए, ये मेरा यूथ को पैगाम है कि मीम्स बनाने के लिए पाकिस्तान को गंदा करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जिसके ऊपर और भी बना जा सकता है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जब कोई मैं मीम देखता हूँ ना, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। इन चीज़ों को छोड़ दें, पाकिस्तान के लिए बस ये देखें कि मैं पॉजिटिव क्या कर सकता हूँ, और बहुत पोटेंशियल है यूथ के अंदर, ये बहुत कुछ कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच। आज आपने अपना कीमती वक्त दिया। इंशाल्लाह नए पॉडकास्ट में इंशाल्लाह नए मेहमान के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच। समाज चैनल, आवाज़ वो जो आप सुनना चाहते हैं।